जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का यूट्यूब के बेसिक ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो नेक्स्ट वेल्डिंग प्रोसेस है जिसके बारे में पिछले क्लास में पढ़ा था उससे आज हम लोग आगे देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने फ्यूजन वेल्डिंग स्टार्ट किया था जिसके अंदर हम लोगों ने केमिकल वेल्डिंग के बारे में शुरू किया था। इसमें गैस वेल्डिंग के बारे में शुरू किए थे जिसमें ऑक्सी एसिटिलीन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग थर्माइट वेल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें आज हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहला इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, थर्मिट केमिकल रिएक्शन क्या होता है उसके बारे में देखेंगे, इसके वेल्डिंग प्रोसेस, कंपोनेंट्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो हम लोग इसके इंट्रोडक्शन से शुरू करें तो इसके इंट्रोडक्शन में हम लोग ये देखते हैं कि इसका जो डिस्कवर हुआ था वो हेंस गोल्ड स्मिथ ने किया था 1898 में। ठीक है, हेंस गोल्ड स्मिथ ने किया था 1898 में। ठीक है, जनरली जो इसका यूज होता है वो किसी भी थिक मेटल को बेल्ट करने के लिए किया जाता है या फिर किसी लार्ज सेक्शन को जहाँ पर किसी भी तरह का ब्रेक हो चुका हो, टूट चुका हो, तो उस चीज़ को, उस सेक्शन को बेल्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे अगर मान लें कोई रेलवे ट्रैक है, ठीक है, तो वो थिक भी है और लार्ज सेक्शन भी है, तो हम लोग इसका एग्जांपल में बोल सकते हैं लोकोमोटिव हो गया। ठीक है, लोकोमोटिव, रेल्स, जैसे जहाज का पतवार होता है। ठीक है, शिप, हल्स हो गया, या फिर कोई कास्टिंग कर रहे हैं और कास्टिंग में किसी तरह का ब्रेक आ गया तो उस टाइम में भी इसका यूज करते हैं। ब्रोकन लार्ज कास्टिंग, उस केस में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट हम लोग समझते हैं कि थर्मिट वेल्डिंग जो होता है इसमें एक जो थर्मिक रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन करने का मतलब जिसमें मतलब क्या कहते हैं, रिएक्शन के बाद लार्ज अमाउंट में हीट जनरेट हो। कोई मान लो प्रोडक्ट है ए बी, जैसे उसके बाद इसके बीच में रिएक्शन हुआ तो कोई प्रोडक्ट बनेगा, इसके साथ साथ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हीट लिबरेट होगा। ठीक है, तो हाँ, तो इसमें अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और इसी टेम्परेचर का यूज़ हम लोग वेल्डिंग के लिए यहाँ पे करते हैं। ठीक है, और इस रिएक्शन में जो दो मेरे पास जो भी कंपोनेंट होंगे, ठीक है, जो भी कंपोनेंट होंगे जिसके साथ रिएक्शन होगा उसको थर्मिट मिक्सचर बोलते हैं। थर्मिट मिक्सचर अलग अलग तरह का हो सकता है, जैसे मान लीजिए ए और बी दो कंपोनेंट है जिसके बीच में रिएक्शन होना है, तो इस दोनों को एक साथ मिला दिए तो इसको हम लोग बोलेंगे थर्मिट मिक्सचर। ठीक है, थर्मिट मिक्सचर। अब थर्मिट मिक्सचर अलग अलग मटेरियल के लिए जैसे अलग अलग मटेरियल को वेल्ड करना है तो उसके लिए थर्मिट मिक्सचर अलग अलग हो सकता है। जैसे हम लोगों को स्टील को अगर वेल्ड करना है, स्टील का कोई पार्ट है जैसे वो क्रैक हो गया, उसको अगर वेल्ड करना है तो उसके लिए थर्मिट मिक्सचर जो होगा वो एल्युमिनियम प्लस जो फेरस का, आयरन का कोई ऑक्साइड होगा, जैसे कोई भी आयरन का ऑक्साइड होगा। ठीक है, तो मतलब अलग अलग तरह का ऑक्साइड हो सकता है। ठीक है, अगर इसी तरह से कोई कॉपर का मटेरियल है, ठीक है, अगर उसको वेल्ड करना है तो उसमें एल्युमिनियम के साथ कॉपर का कोई भी ऑक्साइड होगा, कॉपर का कोई ऑक्साइड होगा। लेकिन और ये सारा जो होगा पाउडर के फॉर्म में होगा, ये सारा एल्युमिनियम का एल्युमिनियम जो होगा वो भी पाउडर फॉर्म में होगा और जो जो भी मेटालिक ऑक्साइड है वो पाउडर फॉर्म में होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि यहाँ पर एल्युमिनियम का यूज़ क्यों करते हैं। क्योंकि एल्युमिनियम का ऑक्सीजन के साथ
अगर हम बात करें तो आयरन और कॉपर के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा एफिनिटी होता है एल्युमिनियम का। ऑक्सीजन के साथ जो एफिनिटी है इस दोनों के रिस्पेक्ट में, या इसके अलावा बहुत सारे मेटल है, फिलहाल इस दोनों के रिस्पेक्ट में काफ़ी ज़्यादा एफिनिटी होता है। ठीक है, अगर इसके साथ ऑक्सीजन है किसी भी तरह से जुड़ा हुआ और एल्युमिनियम के साथ इसको रिएक्ट कराते हैं तो ये ऑक्सीजन जाकर एल्युमिनियम के साथ जुट जाएगा। ठीक है, और ये चीज़ अलग हो जाएगा। ठीक है, तो एक रिएक्शन से इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, जैसे एक सिंपल सा एक रिएक्शन लिखता हूँ। जनरली ये रिएक्शन काम आ जाता है कई बार। जैसे एक रिएक्शन है ऐसे 3Fe3O4 जिसको फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, इसका हमने एल्युमिनियम के साथ, दिख रहा होगा, हाँ, एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करा दिया तो ये आपका बना लेता है। यहाँ से जो आयरन है इसके साथ इसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा और आयरन यहाँ पर अलग हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर एल्युमिनियम का ऑक्साइड बना लेता है। ये बन गया एल्युमिनियम ऑक्साइड। और साथ चूँकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो यहाँ से हीट भी जनरेट होगा काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में, और ये लगभग 3100 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। जनरली बहुत सारे बुक में 3800 लिखा रहेगा। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि 3100 डिग्री के सेल्सियस के आसपास होगा। इसी तरह अगर हम लोग कॉपर के साथ इसका रिएक्शन देखें, ठीक है, तो यहाँ पर क्यूप्रिक ऑक्साइड, ठीक है, को हम लोग क्या करते हैं एल्युमिनियम के साथ, एल्युमिनियम के क्यूप्रिक ऑक्साइड का जो मेटालिक पाउडर होगा उस पाउडर को एल्युमिनियम के पाउडर के साथ मिक्स करके इसको रिएक्शन कराते हैं। यहाँ पर भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो यहाँ से फिर कॉपर अलग हो जाएगा और एल्युमिनियम का ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, Al2O3। और इस केस में भी काफ़ी ज़्यादा हीट लिबरेट होगा, और यहाँ पर जो हीट जनरेट होगा वो लगभग आपका, और यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर लगभग, इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो हीट लिबरेट होगा वो आपका 4866 डिग्री सेल्सियस होगा, या नियर बाई इसको बोल सकते हैं 4900 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ पर हीट जनरेट होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जो वेल्डिंग प्रोसेस है और इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, तो उसको हम लोग शुरू करते हैं और एक एक करके मैं इसको अभी बताऊंगा। जैसे कि आप यहाँ पे एक सिंपल सा डायग्राम देख रहे हैं, और इस डायग्राम के थ्रू मैं कोशिश करता हूँ समझाने का। मैं सारे पार्ट को एक एक करके लिखूंगा भी। ठीक है, तो सबसे पहला इसका प्रोसेस क्या होता है वहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जिस पार्ट को हम लोगों को ज्वाइन करना होता है उस दो पार्ट को सबसे पहले क्लीन करना होता है। ठीक है, उस दोनों पार्ट को सबसे पहले, जैसे यहाँ से इसको वेल्ड करना है तो सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पूरे पार्ट को हम लोग क्लीन कर लेंगे। सबसे पहला स्टेप तो हो गया क्लीनिंग। ठीक है, इसको क्लीन करेंगे। दूसरा इसका जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो दो पार्ट को ज्वाइन करना है उसको अलाइन करेंगे, बिल्कुल एक लाइन में होना चाहिए, तो इसको हम लोग करेंगे अलाइंड। ठीक है, इसको अलाइन कर लेंगे। और तीसरा इसका इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको क्लैंप किया जाता है, स्ट्रिक्टली इसको क्लैंप किया जाता है। ठीक है, ताकि एक जगह पर रहे। ठीक है, दैट मीन्स स्ट्रिक्टली क्या किया जाता है, इसको एक जगह पर प्लेस किया जाता है। से लिख सकते हैं इसको हेल्ड स्ट्रिक्टली, ठीक है, इन प्लेस। ठीक है, एक जगह पर इसको हम लोग स्ट्रिक्टली प्लेस कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं कि इसका एक और डायग्राम बना लेता हूँ कि जहाँ से मुझे वेल्ड करना है इस पार्ट पर मुझे एक
वैक्स का पैटर्न बनाना है, ठीक है। जो वैक्स मोम होता है उसका एक पैटर्न बनाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर वैक्स का पैटर्न बनाते हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में यहाँ पर देख सकते हैं। ये क्या है कि एक, इसलिए मैंने पहले नाम नहीं लिखा था, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं वैक्स पैटर्न। ये वैक्स पैटर्न है, वो चीज़ आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये भी वैक्स पैटर्न है, ठीक है। ये दिख रहा होगा, हाँ ये वैक्स पैटर्न है यहाँ पर, ठीक है। अब वैक्स पैटर्न के चारों तरफ हम लोग क्या करते हैं कि एक मोल्ड तैयार करते हैं। इस वैक्स पैटर्न के चारों तरफ एक हम लोग मोल्ड तैयार करते हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में यहाँ पर देख सकते हैं। इसको बोलते हैं मोल्डिंग फ्लास्क, ठीक है। एक मोल्ड, ये मतलब एक बॉक्स से ऐसे मतलब चारों तरफ बंद कर दिया, इसको इस तरह से बंद कर दिया, ठीक है। एक मोल्डिंग फ्लास्क तैयार कर दिया। अब इस मोल्डिंग फ्लास्क के अंदर, ठीक है, इस मोल्डिंग बॉक्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, मतलब इसको अच्छे से ज्वाइंट करने के बाद इसमें सैंड, जो भी खाली जगह है कैविटी के अलावा जितना भी खाली जगह है, इस सभी जगह पर हम लोग क्या करते हैं, सैंड को, बालू को अच्छे से रैम कर देते हैं, भर देते हैं, ठीक है। जितने भी खाली जगह है इसमें हमने सैंड को रैम कर दिया, ठीक है। और रैम करते समय देखना है कि जो मेरा पैटर्न है वो किसी तरह से ख़राब नहीं हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें अब हम लोगों को वेल्डिंग शुरू करने से पहले क्या करना पड़ेगा, मेरा मोल्ड तैयार हो गया, पैटर्न भी अब तैयार हो चुका है। तो अब इसके अंदर जो भी वैक्स है, यहाँ पर जो भी इसके अंदर जो मोम है, इसको तो बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये बाहर निकलेगा तभी यहाँ पर मोल्टेड मेटल आकर इसको फिल करेगा। तो इस वैक्स को निकालने के लिए यहाँ से हम लोग एक प्री हीटिंग एक ओपनिंग रखते हैं। ये जो ओपनिंग जो देख रहे हैं ये डायरेक्ट वैक्स के साथ कनेक्ट है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्री हीटिंग ओपनिंग, ठीक है। इस प्री हीटिंग ओपनिंग से हम लोग फ्लेम के थ्रू हीट या किसी भी तरह से हीट को इस वैक्स पैटर्न के पास पहुंचाते हैं, जिससे वैक्स पैटर्न जो होता है वो मेल्ट हो जाता है। जो मेरा वैक्स पैटर्न है ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। और जो प्री हीटिंग ओपनिंग है, जो एक प्री हीटिंग ओपनिंग है, इससे ये मेल्ट होकर बाहर आ जाएगा। और यहाँ पर एक, अगर ये बाहर आ गया तो यहाँ पर एक कैविटी बचेगा, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से जो होगा एक कैविटी बचेगा, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए कि इसके आसपास सब कुछ नहीं है, एक कैविटी बच गया और इसके चारों तरफ सब सैंड है, ठीक है, बालू है। अब क्या करेंगे, जैसे ही मोल्टेड मेटल बाहर आ जाएगा तो इसको हम लोग बंद कर देंगे, इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं, ठीक है, बाय द सैंड प्लग। ये हो जाता है सैंड प्लग या कोर प्लग भी बोलते हैं। तो इसको हम लोग सैंड प्लग से बंद कर देते हैं, ठीक है। सैंड प्लग से इसको बंद कर दिए। अब इसके बाद क्या करेंगे कि सैंड प्लग से बंद करने के बाद अब हम लोग स्टार्ट करेंगे वेल्डिंग के लिए। जो नेक्स्ट स्टेप है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसके लिए क्या किया जाता है, मोल्टेन मेटल को इसमें पोर करना होगा। ये तो बंद हो गया, अब यहाँ से मोल्टेन मेटल आएगा। मोल्टेन मेटल अब कैसे आएगा, तो ये जो आप ऊपर बॉक्स की तरह एक वेसल देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्रूसिबल बोलते हैं। और इसके ऊपर एक कवर लगा होता है, इसको क्रूसिबल केजिंग भी बोलते हैं, ठीक है। इसके ऊपर एक कवर लगा होता है और इसमें जो मेरा क्या होता है, थर्मिट मिक्सचर होता है। थर्मिट मिक्सचर दैट मीन्स जो मेटालिक ऑक्साइड है और एल्युमिनियम है उसका मिक्सचर होता है। और इस साथ ही साथ इसको इग्नाइट भी करना पड़ेगा, रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा इसको इग्नाइट भी करना पड़ेगा।
तो इसके लिए इसके ऊपर में जो थर्मिट मिक्सचर है, इसके ऊपर में हम लोग क्या करते हैं, बेरियम पेरोक्साइड इसमें डाल देते हैं। ठीक है, BaO2, ठीक है, बेरियम पर ऑक्साइड थोड़ा सा डाल देते हैं। एक थोड़ा सा एक्सप्लोसिव नेचर का होता है जिससे क्रैकर वगैरह जो बनता है। ठीक है, तो एक तरह से मुझे कि थोड़ा क्रैकर्स को इसके ऊपर डाल दिए, उस तरह का पाउडर, उसके में जो केमिकल यूज होता है उसको डाल दिए। अब इसको इग्नाइट कर देंगे बाय द यूज ऑफ द फ्लेम, या कुछ गर्म मेटल है उसके थ्रू थोड़ा सा इग्नाइट कर देंगे। और इग्नाइट करते ही विदिन 30 सेकेंड ये जितना भी मेटल है वो मेल्ट हो जाएगा, पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगा। और इस समय इसका टेम्परेचर लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस से 3100 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक प्लग लगा हुआ है, ठीक है, इस प्लग को इसको बोल देते हैं बॉटम प्लग, क्रूसिबल का ये होता है, तो इसको सिंपली इसको बोल देते हैं बॉटम प्लग। इस बॉटम प्लग को हम लोग क्या करते हैं, ओपन करते हैं। ठीक है, और बॉटम प्लग को ओपन होते ही जो यहाँ से मेटल है, मोल्टेड मेटल है, ये बाहर आना शुरू होगा। ठीक है, यहाँ से बाहर आना शुरू होगा। और इस पोरिंग बेसिंग, अब यहाँ पर जो बेसिंग जैसा थोड़ा दिख रहा है, इसको बोलते हैं पोरिंग कप या बेसिन। इसके थ्रू अब मोल्टेड मेटल यहाँ तक आएगा। चूँकि अब यहाँ से सेंट प्लग से बंद है, तो अब क्या होगा कि जितना भी, और यहाँ पर जो भी वैक्स था, वैक्स का पैटर्न था, वो भी मेल्ट हो चुका है। दैट मीन्स यहाँ पर एक कैविटी क्रिएट हो चुका है। ये कुछ रेलवे ट्रैक जैसा इस तरह से रहेगा। ठीक है, कुछ इस तरह का दिखेगा आपको। और यहाँ पर मान लीजिए किसी भी तरह का क्रैक है या जो भी है, तो ये अब मोल्टेड मेटल यहाँ तक फिल होना शुरू होगा, इसके अंदर फिल होना शुरू होगा। मैं दूसरे पेन से दिखाता हूँ। ठीक है, अब इसे समझिए कि यहाँ से मोल्टेड मेटल गया, अब इसमें फिल होना शुरू हो गया। ठीक है, और यहाँ पर एक होता है राइजर, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोल देते हैं राइजर। ठीक है, और राइजर के बाद ये होता है आपका बेसिन, स्लैग बेसिन। ठीक है, स्लैग बेसिन में क्या होगा, स्लैग बेसिन के अंदर क्या होता है कि जैसे अभी हमने बताया कि एल्युमिनियम, और अभी एक हमने रिएक्शन लिखा था, बताता हूँ कि जैसे हमने रिएक्शन में बताया था कि एक इसमें रिएक्शन के बाद आयरन और एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। चूँकि इसका डेंसिटी ज़्यादा होता है और इसका डेंसिटी कम होगा, तो जो एल्युमिनियम का ऑक्साइड है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसको स्लैग बेसिन में आना शुरू हो जाएगा, स्लैग बेसिन में आकर जमा हो जाएगा। और ये राइजर में, ये जो राइजर है, इस राइजर में भी कुछ जो मेटल है यहाँ तक आना आएगा। अब इससे क्या होगा कि मतलब थोड़ी देर के बाद अगर ये ठंडा होना शुरू हुआ तो कुछ श्रिंकेज जो अलाउंस होता है उसको भी फिल करेगा, और साथ साथ ये भी देखेगा कि ये चीज़ फिल हो चुका है। ठीक है, जो भी क्रैक है वो फिल हो चुका है। इसके अलावा जो अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर इससे मेटल बाहर आता है, तो यहाँ पर एक बकेट टाइप का भी लगा होता है कि जैसे मान लो कि यहाँ से ओवरफ्लो किसी कारण से हो गया, तो ये मोल्टेड मेटल इस बकेट में आता है, ना कि ज़मीन पर आएगा, या जो ट्रैक है उस ट्रैक के ऊपर आकर नहीं गिरेगा। ठीक है, तो इस बकेट में आकर जमा हो जाता है। और जब ये चीज़ ठंडा हो जाएगा, इसको ठंडा होने में अगर इसका जो गैप अगर 25 mm तक का है, मतलब इस क्रैक का गैप अगर 25 mm तक का है, तो इसको ठंडा होने में लगभग 30 मिनट से 35 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है, और यहाँ पर ये भी चीज़ देखना है कि यहाँ से यहाँ तक का जो मैक्सिमम गैप होता है, मतलब क्रूसिबल से लेकर इसके मोल्ड तक का मैक्सिमम जो गैप होगा वो 50 mm का होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका वेल्डिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। जब ये
जब ये ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद इस पार्ट को और इस पार्ट को, जो राइजर के पार्ट को और जो प्री हीटिंग जो ओपनिंग पार्ट है, इसको कट करके या तोड़ के इसको हटा दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये तो इसके साथ ये भी थोड़ा सा वेल्ड हो जाता है, तो इसको बाद में तोड़ के हटाना होता है। ठीक है, ये तो हो गया इसके वेल्डिंग प्रोसेस और इसके कंपोनेंट्स के बारे में। अब हम लोग इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला इसका एडवांटेज तो होता है कि जहाँ पर जो पावर सप्लाई है, ठीक है, पावर सप्लाई अगर ढंग से जहाँ पे नहीं मिल रहा है या नहीं है अवेलेबल, तो वहाँ पर इस तरह का वेल्डिंग का यूज करते हैं। दूसरा इस जो दूसरा है, पहले तो पावर सप्लाई जाने उसका वहाँ पे यूज़ करते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इससे सिमिलर और डिसिमिलर मेटल, मतलब जो मेरे पास बेस मेटल है, दोनों अलग अलग टाइप का है, ये अलग है और ये दोनों अलग टाइप का है, इसको भी वेल्ड किया जा सकता है। ठीक है, और सिमिलर है तब तो वेल्ड किया ही जा सकता है, अगर डिसिमिलर है तब भी वेल्ड किया जा सकता है। और हेवी मेटल के लिए जनरली इसको वेल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसका डिसएडवांटेज का बात करें तो बस इस चीज़ से शुरू करते हैं कि ये चीज़ थिन मेटल के लिए, जहाँ पर जैसे मैंने बताया हेवी मेटल के लिए यूज़ होता है, थिन मेटल के लिए इसका यूज़ जनरली हम लोग नहीं करते हैं, इकोनॉमिकल नहीं होता है। ठीक है, थिन या लाइट मेटल के लिए इसका हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। दूसरा बात कि इसका जो बोल सकते हैं कि प्रिपरेशन है, मतलब वेल्डिंग करने के पहले जो हम लोग को प्रिपरेशन करना होता है, वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है बाकी वेल्डिंग से। जैसे बाकी जो गैस वेल्डिंग हो गया, केमिकल वेल्डिंग के अंदर जो बाकी वेल्डिंग है उसके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा इसका प्रिपरेशन ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। उसके अलावा इसका जो हैंडलिंग है, मैंने बताया कि मोल्टेड मेटल अगर फ्लो हो रहा है या काफ़ी ज़्यादा काफ़ी हाई टेम्परेचर पे होता है, सिंपली ओपन एटमॉस्फेयर में, तो वहाँ पर थोड़ा सा इसको हैंडल करना बाकी जो केमिकल वेल्डिंग है उसके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है, चलिए अगले क्लास में फिर मिलते हैं किसी और वेल्डिंग के साथ। ठीक है, जय हिंद।